स्वागत अभिनंदन वगैरह पूरे समस्त हरियर को थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाए, थोड़ा भैया 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 थोड़ा सा पीछे सर, थोड़ा सा इधर फेस इधर सर। अरे भैया बीच में आ जा रहे हैं। एकदम सही जी, एकदम सही है लाइन में। माँ के नाम सब लोग लगावे, सब लोग लगावे। माता की आराम से करिए। भैया काम क्या है? सर फेस इधर है। सर थोड़ा सा मंत्री जी, थोड़ा सा पेड़ पकड़ सर। मंत्री जी थोड़ा सा पेड़ पकड़ लीजिए। हाँ पेड़ पकड़ आप ठीक। सम्मानित करें एक नाम और यहाँ चर्चित है हमारे जनपद प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंत्री जी को करके सम्मानित करें। रहा है। हम सब धरती माँ के नाम, अपने माँ के नाम लगा करके धरती माता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और कार्यक्रम का हम लोग बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। मैं वक्तव्य का इस वक्तव्य श्रृंखला का उद्घाटन करें और अपने वक्तव्य से हम जुड़ाए हुए सभी श्रोताओं को नवाजें। आदरणीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी। एक ऐसा वाटिका बनाना है कि आगे आने वाले समय में लोग याद करें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना अच्छा वृक्षारोपण किया था। जी एकदम सही है लाइन में। माँ के नाम सब लोग लगावे, सब लोग लगावे। माता की आराम से करिए। वक्तव्य का इस वक्तव्य श्रृंखला का उद्घाटन करें और अपने वक्तव्य से हम जुड़ाए हुए सभी श्रोताओं को नवाजें। आदरणीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी। रहा है। हम सब धरती माँ के नाम, अपने माँ के नाम लगा करके धरती माता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और कार्यक्रम का हम लोग बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम धरती को कुछ वापस करें। वापस कैसे करेंगे? वापस अगर जलाशय बना देंगे, नहर बना देंगे, कुआं बना देंगे जिससे पानी जमीन में उतरे, वृक्ष लगा देंगे जिससे जमीन का कटाव न हो या वृक्ष में उर्वरा शक्ति बढ़े, ऐसी वनस्पतियाँ हम लगाएंगे तो हम जो धरती माता, जो धरती हमें ये लकड़ी देती है, लकड़ा देता है, हम बैठते हैं, ये वहीं से आता है, प्रकृति से ही आता है, पेड़ों से ही आता है। लेकिन जब हम लगाएंगे नहीं तो हमें आगे नहीं मिल पाएगा। और ये हमारे अपने ही जीवन काल में मित्रों, लोग 10 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात होती थी, कितने लोग, बहुत से लोग जुड़ने के लिए। भाइयों बहनों, वृक्षों का जो महत्व है वो हम सभी समझते जानते हैं और वर्तमान समय में उसका महत्व और भी बढ़ने लगा है। जैसा कि यहाँ कहा गया, अभी कुछ ही दिन पहले, आज भी इतनी गर्मी में हम लोग बैठे हैं, कुछ ही दिन पहले 50 डिग्री से भी ऊपर इसी क्षेत्र में मऊ आजमगढ़ में टेम्परेचर चला गया था। और ये वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रचंड जो तांडव अपने सामने होता दिख रहा है या हो रहा है, और भविष्य में और भी शायद इसके खराब स्वरूप देखने को मिलेंगे। उससे अगर बचना हो तो सबसे अच्छा, सबसे आसान जो तरीका है
वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगाएं। और उसी भावना को और प्रबल बनाने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिससे कि हम समाज में जा कर के उनको संदेश दे सकें, चेतना दे सकें, समाज की जो पुरानी भावनाएं हैं उनको हम जगा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेड़ों का को इतना उन्होंने, वैसे भी हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में पेड़ों की बहुत महिमा कही गई है, बहुत कुछ कहा गया है, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम कह करके उन सारी जो शास्त्र में कही गई सारी बातें हैं उनका निचोड़ हमारे आपके सामने ला के रख दिया है। वो कैसे कि पहली बात तो ये कि माँ के नाम अगर हम पेड़ लगाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। माँ जो है वो अगर धरती पर सबसे बड़ा कोई उपमा है, किसी का कोई पदवी है तो माँ की होती है। तो माँ के नाम अगर कोई काम आप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान देना हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा रहता है कि इसको अच्छे से किया जाए, अच्छे से इसको बचाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने एक तो माँ के स्तर को बहुत ऊंचा हमारे समाज में ले जाने का इसी जरिए, इसी के बहाने एक प्रयास किया है। पेड़ों का भी स्थान जो है, मुझे याद है कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक बार हम लोगों से बातचीत में कहे कि ये जो मंदिरों में जो प्रसाद दिया जाता है, क्या उसके साथ हम एक पेड़ दिलवा सकते हैं क्या? वन विभाग को फिर कहा गया कि भाई आप हर बड़े मंदिर में 1000-2000 पौधे जो है हमेशा रखवाइए। खास करके जो महानुभाव लोग आते हैं उनको पुजारी लोग विशेष प्रसाद जो अर्पण करते हैं उसके साथ एक पौधा भी अवश्य दें। उसका परिणाम ये हुआ कि गुजरात जैसे सूखे प्रदेश में, जो बनासकांठा के वहाँ एक अम्बा जी का मंदिर है जो नॉर्थ गुजरात बोलते हैं, एकदम सूखा हुआ क्षेत्र माना जाता है, वहाँ देखते देखते 3-4 साल में हर गांव में वन दिखने लगे। लोग आते थे, नजदीक का मंदिर था, प्रसाद ले आते थे और प्रसाद के साथ एक पौधा ले आते थे। जैसे ही पौधा उनके घर में पहुंचता था कि जैसे अम्बा माता का जितना वो स्वागत करते हैं, प्रसाद मान लीजिए थोड़ा गिर गया तो आदमी उठा के सिर पे लगाता है, उसका सम्मान करता है, उतना ही सम्मान उस पौधे का होने लगा और वो क्षेत्र जो है कुछ सालों में एकदम हरा भरा हो गया। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विलक्षण क्षमता है, जो हमारे आपके बीच अपने संदेश को कैसे रखना है, ये उनका एक बहुत ही विलक्षण उनकी प्रतिभा है। तो एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को ये भी आह्वान किया था कि जहाँ हो सके वहाँ औषधि वन लगाए जाएं, ग्रह नक्षत्र से संबंधित वनीकरण हो, अमृत वन हो। तो ऐसे तमाम थीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में भी ये बात कही गई है कि रास्तों पे, पार्कों में एक निश्चित प्रकार का फूल देने वाले या एक निश्चित प्रकार के रंग के फूल देने वाले पौधे लगा करके उन जगहों की शोभा में भी वृद्धि की जाए। तो हर तरह से वृक्ष का रोपण बहुत ही हमारे आपके लिए अच्छा है। वही संदेश देने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और मुझे खुशी है कि सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आए और इस संदेश को वापस लेकर के जाएंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में वनीकरण का काम वो लोग अवश्य करेंगे। मैं आए हुए सभी महानुभावों को, माताओं बहनों को, भाइयों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 51-52 डिग्री टेम्परेचर हो गया 48 से। जी बिल्कुल, वृक्षों का कितना महत्व? वृक्ष का बहुत महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की दृष्टि से, ऑक्सीजन देने की दृष्टि से, हमें छाया देने की दृष्टि से, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति से, पर्यावरण में जो तापमान बढ़ रहा है उस दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। मैंने जैसा कहा कि हमारे शास्त्रों में ऐसे पेड़ों की कल्पना की गई है जिनको स्वयं ईश्वर का स्वरूप माना गया है। पीपल है, नारायण का स्वरूप माना गया है। समी का पेड़ है, शनि देव का और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो ऐसी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूप से वृक्ष को लगाना, वृक्ष की सेवा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। सर, पुराने जिस तरीके से, क्योंकि इग्नू से हमने कई सारे कोर्सेज लिए हैं, सर को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सर के अंडर में हमने मीडिया और हिंदी पर MAJMC में जो रिसर्च प्रोजेक्ट जमा किया था, सर के आने से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को
एक नई दिशा मिलेगी, जिससे हम लोग अपने महाविद्यालय का और सर, जैसा कि आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो क्या इसके पीछे उद्देश्य नई शिक्षा नीति में किस तरह से बेहतर सुधार करने के प्रयास आप लोगों द्वारा किया जा रहा है, और आजमगढ़ के लोगों को क्या सुझाव देना चाहिए? आजमगढ़ की धरती एक पावन धरती है, और आज ही मुझे ये मालूम हुआ कि ये ऋषियों की धरती है। तो मैं इन महर्षि की धरती पर आया हूँ और राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय को लेकर आया। इसका एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश का जो ये जनपद है, उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समूह का, किसी भी समुदाय का, स्त्री हो पुरुष हो, वो शिक्षा से वंचित न रहे। जब मैं यहाँ आया तो मैं पवन भाई से बात कर रहा था। बात में मुझे पता चला कि NCVT जो एक वोकेशनल स्टडीज की एक शीर्ष संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे इस कॉलेज को मान्यता मिली हुई है स्किल और वोकेशनल प्रोग्राम चलाने। तो मैंने कहा कि एक बृहद योजना राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय भी बना रहा है कि हम तमाम उन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से हम गठजोड़ करें जहां पर ये स्किल और वोकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो NEP की बात आपने कही, और NEP भी ये बात कहती है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना या सूचना प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि ये सूचना का युग है। हमारे पास आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं शीघ्रता से पहुंच जाती है, लेकिन क्या हम इससे ये वादा कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे हाथ की जो शक्ति है, कर्म शक्ति जो है, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध रहा है, क्या हम उसको भूलते नहीं जा रहे हैं? क्या हम चाक को नहीं भूलते जा रहे हैं? क्या हम प्लम्बिंग को नहीं भूलते जा रहे हैं? क्या हम अपने हाथ से जो कृषि करते थे उसको नहीं भूलते जा रहे हैं? इसको फिर से वापस लाना है, यही भारतीयता है। और यही जो हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि हमारे भारत को 2047 तक पूर्णतः विकसित कर लेना है, तो भारत को विकसित करने के लिए हमें पश्चिम की ओर नहीं देखना है। भारत को विकसित करने के लिए हमें अपनी ओर देखना है। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि हम दूसरों को शक्ति दे सकते हैं, जो विश्व गुरु की बात होती है। तो मैं फिर NEP पर लौटता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो पॉलिसी यही कहती है कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करो। तो जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, वो मुख्य रूप से हिंदी में शिक्षा प्रदान करती है, अंग्रेजी में भी प्रदान करती है, लेकिन मुख्य रूप से तो एक हम NEP का ये पालन कर रहे हैं, मातृभाषा में शिक्षा। दूसरा ये कि ज्ञान और कौशल को एक साथ मिलाना। तो अभी तक उस दिशा में बहुत प्रयास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने वो प्रयास शुरू कर दिया है और हम कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाएंगे। हम इंडस्ट्री से बात करेंगे, जो यहाँ पर उद्योग है, जो आजमगढ़ के आसपास जो उद्योग है, उन उद्योगपतियों से बात करेंगे कि उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनको कैसे ट्रेन किया जाए। हम उनके लिए कोर्स मटेरियल्स तैयार करेंगे और वहीं उसकी ट्रेनिंग होगी जहां वो काम कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप होगी वहीं पर, लेकिन कोर्स मटेरियल हम तैयार करेंगे, हम उसका सर्टिफिकेशन करेंगे, हम उनको डिग्री देंगे। और अगर वो कार्मिक मान लीजिए कि BCom करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, तो उनको विशेष सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जैसे हम अपने जेल में रहने वाले बंदियों के लिए जो विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो हम एक पूरी योजना बनाएंगे कि यहाँ जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनको कैसे अच्छे बीज चाहिए, कहाँ से अच्छे बीज मिलेंगे, कहाँ अच्छे ढंग से वो कृषि कर सकते हैं, उनको हम सिखाएंगे।
हम बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको कृषि में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ये कहती है कि दूर शिक्षा से आप कृषि का अध्ययन अध्यापन नहीं करवा सकते। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम कर सकते हैं ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए एग्रीकल्चर में भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करेंगे। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा यूरोप इसमें समा जाएगा। इसमें कई भाषाओं के लोग रहते हैं। हिंदी तो मुख्य भाषा है, यहाँ ब्रज भी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है। मेरा ये लक्ष्य है कि इन भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए मैं कुछ करूं, हमारा विश्वविद्यालय कुछ करे। इनमें कुछ ऐसे प्रोग्राम, जैसे इसमें गीत है बहुत सारे, जो गीत गाए जाते हैं विवाह में, संस्कारों में, वो लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। उसको भी हम अपने विश्वविद्यालय में उसको हम संग्रहित करेंगे, उसको छापेंगे, उसका डिजिटाइजेशन करेंगे। अब के आजमगढ़ के आसपास भी बहुत सारे ऐसे गीत होंगे जो गाए जाते होंगे अलग अलग समयों पर, हम उसको संग्रहित करना चाहेंगे। तो एक बहुत बड़ी योजना है। मेरे पास 3 वर्ष का समय है और 3 वर्षों के समय में मंत्री जी जब ये कहते हैं कि हमारे भारत को 2047 तक पूर्णतः विकसित कर लेना है, तो भारत को विकसित करने के लिए हमें पश्चिम की ओर नहीं देखना है। भारत को विकसित करने के लिए हमें अपनी ओर देखना है। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि हम दूसरों को शक्ति दे सकते हैं, जो विश्व गुरु की बात होती है। तो मैं फिर एनईपी पर लौटता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो पॉलिसी यही कहती है कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करो। तो जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, वो मुख्य रूप से हिंदी में शिक्षा प्रदान करती है, अंग्रेजी में भी प्रदान करती है, लेकिन मुख्य रूप से तो एक हम एनईपी का ये पालन कर रहे हैं, मातृभाषा में शिक्षा। दूसरा ये कि ज्ञान और कौशल को एक साथ मिलाना। तो अभी तक उस दिशा में बहुत प्रयास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने वो प्रयास शुरू कर दिया है और हम कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाएंगे। हम इंडस्ट्री से बात करेंगे, जो यहाँ पर उद्योग हैं, जो आजमगढ़ के आसपास जो उद्योग हैं, उन उद्योगपतियों से बात करेंगे कि उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनको कैसे ट्रेन किया जाए। हम उनके लिए कोर्स मटेरियल्स तैयार करेंगे और वहीं उसकी ट्रेनिंग होगी जहाँ वो काम कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप होगी वहीं पर, लेकिन कोर्स मटेरियल हम तैयार करेंगे, हम उसका सर्टिफिकेशन करेंगे, हम उनको डिग्री देंगे। और अगर वो कार्मिक मान लीजिए कि बीकॉम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो उनको विशेष सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जैसे हम अपने जेल में रहने वाले बंदियों के लिए जो विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो हम एक पूरी योजना बनाएंगे कि यहाँ जो खेतों में काम कर रहे हैं उनको कैसे अच्छे बीज चाहिए, कहाँ से अच्छे बीज मिलेंगे, कहाँ अच्छे ढंग से वो कृषि कर सकते हैं, उनको हम सिखाएंगे। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको कृषि में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ये कहती है कि दूर शिक्षा से आप कृषि का अध्ययन अध्यापन नहीं करवा सकते हैं। इस पर जोर से बोलिए। समस्या है 11 तारीख को मेरे फ़ोन पे कॉल आया, 4:30 बजे। तो वो बोला कि मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के कल ब्रांच पे आइएगा। चलिए ठीक है। कल ब्रांच पे आने से पहले 12 तारीख को वो जो फाइल देता था, ब्रांच पे आने से पहले 8:30 बजे हमारे अकाउंट का सर्वेलेंस कर दिया सर। कितना निकला? 2 लाख निकला, फिर उसके बाद 1 लाख निकला, फिर उसके बाद 9,128 रुपया। मतलब एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में 10 मिनट के अंतराल में सर्वेलेंस। क्या आप मैनेजर से इसकी सूचना दिए, बैंक मैनेजर को? बैंक मैनेजर को सूचना दिए, लेकिन वो शादी में क्यों नहीं आए? क्या बोले? यहाँ फील्ड अफसर थे देखभाल के लिए? कुछ भी नहीं बोले, कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। कुछ नहीं दिए? उनसे आपने पूछा कि पैसा हमारा कहाँ गया? हमने बैंक में सुरक्षित पैसा डालते हैं बैंक में। वो फोन रिसीव ही नहीं किए। उनको पता चला कि बैलेंस कट गया है, बोले हम शादी में हैं, उसके बाद फोन रिसीव ही नहीं किए, कोई सूचना वगैरह कुछ भी बैंक में नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, बैंक में पैसा रखी है तो आपके ऊपर किसके शक लग रहा है?
हमें किसी के साथ नहीं, हम क्राइम ब्रांच में अपना मैटर दर्ज किए, फिर इसके बाद हम शाखा प्रबंधक से निवेदन करते हैं हमारा जो बैलेंस है उसको भेजने में। अब आ रहा पीछे से कौन है? अरे आराम नीचे कर लिया। हाँ सर, आज समीक्षा बैठक हुई है मंडल की, क्या निर्देश दिया मुख्यमंत्री जी ने? मैं इस मंडल के तीनों जिलों की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ में आकर के मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा किया और हमारे जैसे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, कार्यकर्तागण के साथ भी बातचीत करके उनकी भी भावनाएं, उनके भी मन जानने के बाद अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस मंडल के विकास की गति और भी तेज होगी। फोकस अब किस तरह? सभी विकास योजनाओं पे फोकस रहा, राजस्व पे रहा, बिजली पे रहा, काम पंचायतों में जो काम हो रहे हैं, मनरेगा के हो रहे हैं, लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लोगों को कान्हा गौशाला जो चल रही है, जो पशु इधर उधर रहते हैं उनके बारे में, सभी विषयों के लाइन आर्डर, कानून व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बहुत बारीकी से समीक्षा किया है। एक सबसे बड़ी बात जो आज की इस यहाँ के कार्यक्रम की रही है उसमें यह है कि हमारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच चर्चा हुई और उन्होंने जो किसानों को 10 घंटे अभी तक बिजली दी जाती थी
उसे 16 घंटा करने का उन्होंने निर्णय लिया है। हम किसानों की तरफ से, राज्य की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 16 घंटे बिजली देने के लिए हमें छूट दी। सर कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई सर। ये तो समीक्षा होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत लोगों को कुछ कड़े शब्द, कुछ मीठे शब्द, ये समीक्षा का भाग होता है। सभी अधिकारियों को उन्होंने उचित दिशा निर्देश और उचित सूचनाएं दी। क्या क्या मैंने बताया आपको, मैंने बताया आपको। क्या निर्देश दिया मुख्यमंत्री जी ने? मैं इस मंडल के तीनों जिलों की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ में आकर के मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा किया और हमारे जैसे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, कार्यकर्तागण के साथ भी बातचीत करके उनकी भी भावनाएं, उनके भी मन जानने के बाद अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस मंडल के विकास की गति और भी तेज होगी। फोकस और किस पर रहा? सभी विकास योजनाओं पे फोकस रहा, राजस्व पे रहा, बिजली पे रहा, काम पंचायतों में जो काम हो रहे हैं, मनरेगा के हो रहे हैं, लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लोगों को कान्हा गौशाला जो चल रही है, जो पशु इधर उधर रहते हैं उनके बारे में, सभी विषयों के लाइन आर्डर, कानून व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बहुत बारीकी से समीक्षा किया है। एक सबसे बड़ी बात जो आज की इस यहाँ के कार्यक्रम की रही है उसमें यह है कि हमारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच चर्चा हुई और उन्होंने जो किसानों को 10 घंटे अभी तक बिजली दी जाती थी उसे 16 घंटा करने का उन्होंने निर्णय लिया है। हम किसानों की तरफ से, राज्य की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 16 घंटे बिजली देने के लिए हमें छूट दी। सर कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई सर। ये तो समीक्षा होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत लोगों को कुछ कड़े शब्द, कुछ मीठे शब्द, ये समीक्षा का भाग होता है। सभी अधिकारियों को उन्होंने उचित दिशा निर्देश और उचित सूचनाएं दी। क्या क्या मैंने बताया। उसमें यहाँ के जिले के अधिकारियों को आपने बताया मुख्यमंत्री जी के बारे में? सारे जनप्रतिनिधि बताए, सब लोग बारी बारी बताए और बहुत उस प्रकरण को गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, उस पर बहुत ठोस कदम उठाने के लिए कहा। आपने क्या कहा? हमने क्षेत्र की खाली 2 समस्या बताया, ज्यादा समस्या थाने तहसील की है। कोई ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता, अधिकारियों का फोन नहीं उठता, न बैठ जाता है। कुछ पहले बता चुके थे, आज भी बताए। ये ऑर्डर हैं, कई ऑर्डर ऐसे थे। 34 धारा 34 में दफा 28 में ऑर्डर सब होने के बाद बेचारे फरियादी न्याय नहीं पाते हैं। मैं प्रमाण सहित 3-4 प्रतिलिपि दिया। जिलाधिकारी के बारे में क्या कहा गया? मैं कहा कि जब बड़े अधिकारी ठीक रहे तो नीचे खुद सही हो जाएंगे। तो उन्होंने पढ़ा, हमने कहा पहले प्रतिनिधियों से लिए, हमने कहा साहब ये है 6 साल मुकदमा लड़ा, इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा,
डायरेक्शन ला, कंटेम्प्ट किया, तब भी नहीं हुआ। प्रमुख सचिव में लिखवाया, अब आज आपको दे रहा हूँ। अब 4 प्रकरण है, आप देख लीजिए। तो किस किस अधिकारी को मुख्यमंत्री जी ने फटकार लगाई? सबको, एसपी डीएम सबको। क्या बोला? नहीं, इस पर ये लापरवाही नहीं बरती, नहीं तो जिम्मेदारी होगी अधिकारी की। ठीक, आप संतुष्ट हैं बैठक से? हाँ, संतुष्ट। आज सबसे बात के संतुष्ट है। जब बातें नहीं करते तो संतुष्ट क्या होते? हम तो हो चुके हैं एकदम। यह बताइए कि अब जीता जागता प्रमाण है चुनाव सामने, वह देख लिए हैं कि अगर यही लापरवाही तो या खामियाजा भोगना पड़ा है। नतीजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं, पढ़ना नहीं, अगर सजग नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। जनता तो जनता के लिए सब कुछ है, जनता के लिए हम है। जनता अगर काम नहीं होगा तो जनता के लिए हम बेकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मौला गढ़वाल बांध पे आप गए थे, क्या समस्या थी वहाँ पे? हमेशा इसका हर बार बाढ़ आती है, कई 10, 15, 20 सालों से। बाढ़ एक चुनौती है, नदियों की बहने की अपनी परंपरा है, और जब नेपाल उत्तराखंड में भयंकर बारिश आती है, एक विकराल रूप धारण करती हैं नदियाँ। अभी आप देखे होंगे उत्तराखंड और नेपाल की बारिश होने के कारण बनमसा डैम पर सीधे 10 से लेकर 18 फीट पानी बढ़ा, जिसके कारण डैम को खोलना पड़ा और 4 लाख क्यूसिक पानी हमें निकालना पड़ा। और वो नदियों की क्षमता नहीं थी कि वो 4 लाख क्यूसिक पानी को सहन कर सकें, इसलिए नदियों को भी क्रॉस करना पड़ा। इसलिए पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, इन बेल्टों में बाढ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन उन चुनौतियों से हम लोग निपटे भी। राहत सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राहत कार्य से लेकर सभी अधिकारियों को जिस प्रकार समीक्षा करते हैं, तो सभी लोगों को लेकर अधिकारी नीचे तक उनमें लगे। और एक घटना भी हो गई थी, आपको भी आया होगा ध्यान में। एक परिवार के 12 लोग, महिलाएं सहित पुरुष सहित, परवल तोड़ने गए थे। उस समय 28,000 क्यूसिक पानी राप्ती में चल रहा था, लेकिन एकाएक लाख क्यूसिक के ऊपर होने के कारण 2 धारा निकल गई और वो महिलाएं, सब पुरुष महिलाएं बच्चे फंस गए। लेकिन एक महिला ने 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया और पुलिस 2.5 घंटे के अंदर किसी तरह उस महिला से कहा टार्च जलाओ, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा का समय था, और टार्च जलाई और किसी तरह 2.5 घंटे में ढूंढकर फिर एनडीआरएफ की टीम, बाकी पीएसी की टीम सभी लगकर सभी लोगों को जान बचाने का काम किया, जिसका वो सुरक्षित बाहर निकला। आदरणीय योगी जी श्रावस्ती में जाकर लोगों का सम्मान किया पीएसी के टीम को, बाकी लोगों का भी। तो इस समय हमारे राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण बहुत से गाँव को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आगे और जहाँ जहाँ कठिनाई आएगी उनको भी देखना है कि कटान न होने पाए, क्योंकि कटान कहीं ना कहीं होगा। जब ये सरयू और राप्ती उतरती हैं तो काटती हुई उतरती हैं, तो ये स्वाभाविक है। तो जब नेपाल और उत्तराखंड में बारिश होता है, इन नदियों में हमेशा पानी आएगा और हमेशा संकट का रहता है। लेकिन उस संकट को पिछले आदरणीय योगी जी के आने के बाद 17 से लेकर अभी तक हम लोग कोशिश करते हैं कि न्यूनतम नुकसान हो और जनधन हानि न हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको करते हैं। इसी कारण यहाँ कल भी देखे थे, जहाँ बाढ़ का हमारे काम है वो ज़मीन पर दिखाई देते हैं। हमारे 338 परियोजना आज हमारी तैयार हैं, जिसके कारण उन स्थानों पर सुरक्षा महसूस होगा और वहाँ कटान नहीं होगा। सर, हाल ही में बजट आया है और समाजवादी पार्टी ने इसे कहा है कि उत्तर प्रदेश को छलावा किया गया, उत्तर प्रदेश में उतना बजट नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी कोई दल है क्या जो जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? 17 के पहले उनका शासन आपने देखा है इस राज्य के अंदर, 17 के पहले देखा है, उनका बजट देखा है, उनका भ्रष्टाचार देखा है, उनका लूट देखा है, उनका अत्याचार देखा है, उनकी बिजली देखा है, न बिजली, न लाइट, न रोड, न सड़क आपने देखा है स्वयं। 17 के बाद से आज राज्य के अंदर न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार। आज 24 घंटा लाइट आती है लोगों। इस परिस्थिति में भी हम लोग आज बचा कर रखे हैं राज्य को, राज्य का एक सम्मान बढ़ रहा है। तो वह क्या बोलते हैं, लेकिन ये बजट शुद्ध गरीबों के लिए है, गरीब के खुशहाली के लिए है। और महंगी दवाई जो कैंसर वैंसर के लेकर उन दवाओं को भी सस्ता किया गया है कि लोग इलाज करवा सकें। और ये गरीब गांव, गरीब किसान, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और ये सभी के लिए बजट है। और ये देश के हित में बजट है और एक गरीब के हित में बजट है। देखेंगे तो बजट का लोग प्रशंसा की,
विभिन्न योजनाओं की आपने नमामि गंगे जल जीवन मिशन और भी योजनाओं का किस तरह से आप उसको धरातल पर उतार रहे हैं सरकार? देखिए, आज नीचे तक जा ही रहा है, जिसके कारण जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचता तो वहाँ पानी पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। और ये जल जीवन मिशन, बहुत से जनपद ऐसे हैं जहाँ पर खारा पानी थे, तो वहाँ हमें गंगा जी का पानी उठा कर देना पड़ रहा है। मथुरा हुआ, फिरोजाबाद हुआ, आगरा हुआ, इधर बलिया हुआ, उन्नाव हुआ, जिसके कारण हमारी बिलम्ब परियोजना चल रही हैं, वह भी समय से हम पूर्ण कर लेंगे। बाकी भी समय से पूर्ण करने का कोशिश कर रहा हूँ कि समय से पूर्ण हो जाए। में लोकसभा चुनाव की हार इस पर आपका क्या कहना है? कोई कुछ नहीं कहता है। सरकार और संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा में लगा है और जनता की खुशहाली के लिए। आप मेरे को बताओ, इस राज्य के अंदर आज गरीबों का पक्का मकान बन रहा है, करोड़ों लोगों का पक्का मकान बनाना है। ये कौन कर रहा? कोई भेदभाव नहीं, नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं है। आज गुंडागर्दी, आज 12 बजे रात को बेटी आजमगढ़ से लखनऊ जा सकती है, अपने को सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए सभी नेता, कार्यकर्ता और राज्य के सभी लोग मिलकर एक ही लक्ष्य है कि गरीब का कल्याण कैसे हो और केंद्र राज्य की सरकार की योजनाएं गरीब तक पहुंचे। विपक्षी दलों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, इस पर क्या कहेंगे सर? सरकार द्वारा माटी कला कामगारों को निःशुल्क टूल किट्स वितरण कराया जा रहा है। माटी कला के बौद्धिक विकास के लिए विकलन, विकास सहायता दो परिवार में सिमट गए थे, जिससे कि उनको जीवन यापन करने में बहुत दिक्कत हुई। 2004 में मैं खुद इस काम को छोड़ करके बॉम्बे में जा करके भेलपुरी बेचने लगा था। इसका काम यह है कि अगर आपको अपने रोजगार चलाने में, मशीनें खरीदने, नई आधुनिक मशीनें खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो पैसों की, तो आने में 1 लाख रुपए, 25,000 रुपए, जितनी भी आपको जरूरत हो, 10 लाख के अंदर आप फाइल तैयार करवा के फिर जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन पे भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ अभी सरकार के द्वारा 1,81,00,000 की फंडिंग है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एक सामान्य सुविधा केंद्र मिला है हमारे समाज को, जो प्रजापति समाज को। ये यहाँ पे सारी मशीनें आपको मट्टी फेंकने वाली, बनाने वाली, गूंथने वाली और माटी कला जो हमारी एक प्राचीन कला थी, जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, इसको कोई मदद सरकार से नहीं मिल रही थी। आप लोग भी परेशान थे, हाथ की चाकों पे काम करते थे, कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे आप लोगों के पास, तो आप लोग धीरे धीरे इस विधाओं से हमारे माटी कला बोर्ड के बारे में सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया और परंपरागत कला को संरक्षित करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके लिए आपको विभाग की तरफ से आधुनिक उपकरण मैं परिषदीय ग्रामोद्योग अधिकारी आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ खादी ग्रामोद्योग आप लोगों को यहाँ आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय के प्रतिनिधि जी आ चुके हैं। मुख्य अतिथि महोदय आने वाले थे, लेकिन किसी कारणों से क्षेत्र में कोई समस्या होने की वजह से अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर निखिल कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा आजमगढ़। अच्छा, जो कार्यक्रम है सरकारी, क्या इसमें क्या कर रहे हैं? यह सरकारी कार्यक्रम माटी कला उद्योग से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जनपदों में कुम्हार जाति से संबंधित
जिनका माटी के उद्योग पे या माटी कला से संबंधित पूर्व का कार्य रहा है, आज के समय में वह विलुप्त हो गया या छूट गया। फिर से उनको स्वरोजगार देना और उसी रोजगार से उनको फिर से उस तरफ जोड़ना, यह एक बृहद कार्यक्रम जिला खादी ग्रामीण उद्योग विभाग द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में हो, आजमगढ़ विशेष रूप से अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे इनके माटी कला उद्योग को फिर एक नई जान फूंकी जाए और आगे बढ़ाया जा सके। और इससे तमाम कृषि से संबंधित, जैसे हमारे कॉलेज में भी GSS PG कॉलेज कोलसा आजमगढ़ में भी माटी कला उद्योग से विभिन्न तरह के बच्चे आकर के सीख रहे हैं, जान रहे हैं और तमाम तरह की विधाओं में पारंगत हो रहे हैं कोलसा कॉलेज के प्रांगण में। बता दें, मैं परिक्षेत्रीय ग्राम उद्योग अधिकारी आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ में हूँ। अच्छा, आज माटी कला कार्यक्रम है क्या? ये माटी कला का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे जनपद के और मंडल के सभी चयनित लाभार्थियों को निःशुल्क टूल किट्स का वितरण किया गया है, जिसमें उनको एक विद्युत चलित निःशुल्क चार्ज दिया जाता है। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे एक जो विभाग द्वारा हमारे संचालित योजना टूल किट्स वितरण योजना, इसके अंतर्गत लाभार्थियों को आधुनिक पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन का भी वितरण आज के दिन किया गया है। और हमारे मुख्य अतिथि के प्रतिनिधि महोदय के द्वारा ये सब कार्यक्रम किया गया है। और ये कार्यक्रम यही है कि ये लोग अपने आधुनिक मशीनों के द्वारा अपने रोजगार में वृद्धि करें और आय में वृद्धि करें। सरकार की यही मंशा है। धन्यवाद। बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो 3 बार मिलती रहे इलाहाबाद झांसी सीट से श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी ने ऐलान किया कि आने वाली विजेश राय जिला अध्यक्ष माध्यमिक। अच्छा, आज धरना प्रदर्शन है डियास का, क्या कहना चाहिए? हमारी जो लंबित मांगे लंबे समय से सरकार के समक्ष है, उनका निराकरण आज तक नहीं हुआ। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर स्टेट सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में आज धरने का आयोजन किया गया। उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ धरना दे रहे हैं और हम अपने मांगों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से पहुँचाएंगे। लगातार ऑनलाइन हाजिरी को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, लगातार धरने प्रदर्शन है, इस पर क्या कह रहे हैं? जो भी शिक्षकों के ऊपर जो शोषण अत्याचार होगा, शिक्षक संघ की अपनी रीति नीति है कि हम उसके विरुद्ध लगातार संघर्ष करेंगे। हमारा संघर्षों का इतिहास रहा, आज तक शिक्षक समुदाय जो भी पाया है अपने संघर्षों की बदौलत ही पाएगा। और हमारी जो परिलब्धियाँ जो छीनी गई है वो संघर्षों की बदौलत मिली है। अभी हमारी एक परिलब्धि जो पेंशन छीनी गई, कुछ ही सही लेकिन लगभग उत्तर प्रदेश के हमारे 60,000 शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। हमारे संघर्ष की ही देन है। बाकी बचे हुए 1 अप्रैल 5 के बाद के जो भी शिक्षक साथी हैं, उनके पेंशन के लिए संगठन हमेशा संघर्षरत है और आगे भी रहेगा। हम लड़ करके इस सरकार से श्री ब्रजेश कुमार राय जी संचालन कर रहे संगठन के जिला मंत्री श्री विजय कुमार सिंह जी, इस दावे पर उपस्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आयोजन निरीक्षक आदरणीय मुन्नू यादव जी बैठे हैं। उनसे चाहिए कि आए और इस रैली को संबोधित करें। आदरणीय मुन्नू यादव जी। बड़े आसानी से उदाहरण प्राथमिक के शिक्षक साथियों ने हमारे भाइयों ने दिया है। अभी जो धरना हुआ है उसमें सरकार ने घोषणा देता और हम भी हमको नेतृत्व का आह्वान हो या जिले नेतृत्व का आह्वान हो तो हम धरने प्रदर्शन में निष्ठापूर्वक शामिल। इसी के बल पर हमको सारी उपलब्धियां मिलती आई है और मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय ओम प्रकाश शर्मा ओम प्रकाश शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
मंच पर बैठे हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष, माननीय मंत्री आज बाहर रहना था। मंत्री जी को उस दिन बताए थे कि मैं बाहर रहूंगा, लेकिन एसोसिएट साहब निश्चित तौर पर रहेंगे। वो बैठक चल गई। आप उदारता पूर्वक हमारे बीच जो हमारा निर्धारित समय 3 बजे का था। शिक्षक संघ ने आप लोग ज्ञापन दिए हैं सर, क्या है मांगे? उसमें प्रदेश स्तरीय जो शिक्षक संघ है उसके आह्वान पर जिला स्तरीय शिक्षक संघ के माध्यम से आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उनकी जो मुख्य मांगें थी वो ओपीएस प्रणाली को लागू करना, साथ ही साथ जो एनपीएस में जो भी अनियमितता है अभी उसका अपडेट नहीं हो सका है, उस संदर्भ में उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया था। और बहुत सारी इनकी समस्याएं जैसे बायोमेट्रिक की समस्या और बहुत जगह पे भौतिक अवस्थापना सुविधाएं नहीं हैं, इसको भी लेकर के जो है इन्होंने अपनी समस्याओं को उठाया था। और उस संदर्भ में मैंने उनसे बात की और बाद में उन्होंने अपनी जो भी समस्याएं थी लिखित रूप में उन्होंने एक ज्ञापन मुझे सौंपा। उस ज्ञापन को चाहे उनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं जो सक्षम अधिकारियों तक, जो सक्षम मंत्री हैं या जो परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं उनके पास मैं ये समस्याएं जो है पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नाम बढ़िया से आ गए, इतना मेहनत से आ गए। क्या नाम है भैया? किसान है जी। क्या नाम है? ब्रजेश पांडे। निवासी कहाँ के हैं? निवासी जगदीशपुर। ये जो शारदा सहायक खंड 23 है मेहनगर अजवाहा, कब पानी आया था इसमें? जून के लास्ट सप्ताह में। लास्ट सप्ताह में? हाँ, 3 से 4 दिन पानी की उपलब्धता थी यहाँ पे। तो क्या समस्या इस समय चल रही किसानों की? किसानों की समस्या पानी के अभाव में रोपाई धान की बाधित है जी। और डीजल लगाकर, डीजल इंजन चला करके रोपाई हो रही है। अच्छा। अब सिंचाई विभाग की लापरवाही है कि यहाँ जो है, यहाँ तक अभी जो है नहर का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो कितने दिन पानी रहा होगा लमसम? 4 दिन लगभग। 4 दिन। तो क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है कि इसकी साफ सफाई विधिवत करके पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जी, ताकि किसानों की समस्या जो है। धान की रोपाई कैसे कर रहे हैं आप? धान की रोपाई कुछ जो लोग सक्षम है वो अपने रोप रहे हैं, नहीं तो बिहार से मंगाए हैं। पानी की व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं? पानी की व्यवस्था डीजल इंजन से किया जा रहा है। डीजल इंजन? तो डीजल तो काफ़ी महंगा है। काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। तो बहुत तो भार पड़ता होगा किसान को? बहुत भार पड़ रहा है। ठीक। किसान है सर आप?
क्या नाम पड़ेगा? राधे श्याम सिंह। नहर की व्यवस्था कैसी चल रही है? पानी मिल रहा है? बहुत गड़बड़ है। कब पानी छूटा था नहर में? अरे पानी यहाँ आए हुए कम से कम तो 15-20 एक महीना हो गया। 1 महीना। अधिकारियों के अनुसार जून में पानी छोड़ा गया था, तो लगभग कितने दिन पानी रहा नहर में? अरे हमको उम्मीद है 15-20 दिन रहा पानी। तो आप बताएं कि जो पीछे धान की फसल है देख रहे हैं सूख रही है, क्या व्यवस्था कर रहे हैं इसको जीवित रखने के लिए? वही इंजन से पानी दे रहे हैं सब लोग। इंजन से पानी दे रहे हैं। वो इतना महंगा पड़ रहा है कि वो खरीदे हुए से भी महंगा पड़ जाएगा वो। तो किसानों ने कुछ मांग की है अधिकारियों से कि नहर में पानी छोड़ा जाए, कुछ इस तरह का? मांग तो है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। पानी नहीं आ रहा है। नहीं। ठीक। किसान अभी अपने काम में व्यस्त हैं जी, और वो वहाँ आजमगढ़ जाने की उनकी फुर्सत नहीं है कि जहाँ आजमगढ़ जी अपना काम कर रहे हैं सब। क्या नाम पड़ेगा? राधे श्याम सिंह, निवासी मौलिया। धन्यवाद।